तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स, जहाँ पे एक लेसन ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है वो लेसन सॉलिड स्टेट्स, तो ज़रूर से जाके उस लेसन को देखिएगा। सही है, हम लोग ने शुरू किया था बच्चों हमारा 10th लेसन हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, HDA, और इसके भी कई सारे लेक्चर्स हम लोग ने कंप्लीट कर दिए हैं। तो दिस इज लेक्चर नंबर 9, इसका मतलब 8 लेक्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। सही है, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर 2-3 लेक्चर्स में खत्म कर दो ये लेसन। ठीक है, जो लेसन से इसे 2-3 लेक्चर में खत्म कर दो, जिससे हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। तो बच्चों देखो, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फास्ट पढ़ाते बैठ गया ना, अगर ऐसे लेसन, तो आप इसके रिएक्शंस नहीं कर पाओगे एग्जाम में। अगर मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका एग्जाम में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धोखा दे सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को ये जो शुरू का लेसन है, फर्स्ट लेसन है ना, तो इसके अंदर मैं आपको बेसिक्स भी बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सही है, बेसिक्स के साथ हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए लेसन थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, आगे का जो लेसन आएगा उसमें मैं बेसिक्स इतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया इस लेसन के अंदर। सही है, तो वो लेसन थोड़ा हम लोग फास्ट पेज में जाएंगे, चलेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने SN1 मैकेनिज्म देखा था। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग SN2 मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, SN मैकेनिज्म क्या होते हैं मैंने आपको पहले से बताया था। लास्ट कुछ लेक्चर्स से हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एक टाइप है, दैट इज SN1 एंड SN2, तो वही हम लोग सीख रहे हैं। सही है, तो शुरू करते हैं बच्चों इस लेक्चर को। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड जरूर से कर लेंगे अपने फ़ोन में, और यदि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर से कर लेना वहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई फीडबैक देना है, आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर मुझसे कर सकते हो, और आप कमेंट में भी अपने कमेंट लिख सकते हो, अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। ठीक है, चलेगा। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में SN1 मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट किया था। सही है, SN1 मैकेनिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते थे वो भी हम लोग ने बात की थी लास्ट वाले लेक्चर में। सही है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं SN2 मैकेनिज्म। अब देखो SN2 मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहली बात, इस SN और 2 का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ये जो SN2 है इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इसकी बातें हम लोग ने पहले भी की हैं SN1 वाले लेक्चर में। तो S का मतलब होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियोफिलिक, सही है। और ये जो 2 है ना, इस 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। SN1 में क्या था? SN1 में सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल था उसके अंदर। कहां पे एक मॉलिक्यूल था? उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में। जब हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात कर रहे थे, RDS स्टेप की बात कर रहे थे, तो वहां पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था। सही है, वही रेट को डिसाइड कर रहा था। बट अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर बच्चों बाय मॉलिक्यूलर है, दिस इज बाय मॉलिक्यूलर। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जिसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, RDS का मतलब क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे हमेशा याद रखना है आपको। SN2 में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। तो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वही मॉलिक्यूल क्या होंगे बच्चों इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायमॉलिक्यूलर। समझ में आई बात? तो इसे बायमॉलिक्यूलर क्यों कहा जाता है? इसे बायमॉलिक्यूलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, यानी RDS वाले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। सही बात है, समझ में आ रही बात? यहां तक क्लियर है चीज? सही है। अब 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं तो इसे हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। वो कैसे होगा? देखो, जब मैं रेट की बात करूंगा तो मैं उस टाइम पे आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। मैं बोलूंगा बच्चों, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 रिएक्टेंट बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। तो एक रिएक्टेंट कुछ होगा और दूसरा रिएक्टेंट कुछ होगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा रिएक्शन के टाइम पे क्या होने वाला है। यहाँ पे तो एक रिएक्टेंट कुछ होगा, दूसरा रिएक्टेंट कुछ होगा, इसके ऊपर 1 ऑर्डर, इसके ऊपर 1 ऑर्डर। तो जब दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों? ये वाला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सही है। SN2 मैकेनिज्म को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं,
इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर आप ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड क्लोराइड भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, सो हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, हम मिथाइल ब्रोमाइड को किससे रिएक्ट करवाएंगे, वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, और वाटर के अंदर होगा एक न्यूक्लियोफाइल, दैट इज नथिंग बट योर OH। ये पढ़ा था असाइनमेंट 1 में भी, सही है। तो वहां पे एक OH होगा, अब वो OH किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, सही बात है। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां पे एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपका एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा, हेंस इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमोलिकुलर। बायमोलिकुलर का मतलब समझ में आया? बायमोलिकुलर इसीलिए कह रहे हैं कि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो RDS होगा, इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। मान लो एक X है, एक Y है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, सही है, एक का एक, तो ये कौन सा ऑर्डर है बच्चों, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, SN2 रिएक्शन को। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डायरेक्टली आपसे SN2 मैकेनिज्म नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको बोलेगा कि भैया बताओ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसका मैकेनिज्म बताओ, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये SN2 मैकेनिज्म की ही बात हो रही है, बच्चों को आता है, ठीक है। पंगा यही होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को आते हैं सारी चीजें, उनको सारी चीजें आती हैं, पर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है ना कि बच्चे समझ नहीं पाते कि उसका आंसर क्या लिखना है, समझ रहे हो। उसका आंसर बड़ा आसान होता है, पर जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो आप डर जाते हो क्वेश्चन देख के, और फिर आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते, समझ रहे हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा दिमाग लगाना है, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज यहाँ पे रटने जैसी नहीं है, सिर्फ आप लोग दिमाग लगा के देखोगे, समझोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में। और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। तो इतनी बातें समझ में आ गई जो भी मैंने अभी तक बोला है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज डिफरेंस मिल रही होगी, यहां पे SN1 के कंपैरिजन में, SN1 में बच्चों हाइड्रोलिसिस था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, वहां पर क्या था, हाइड्रोलिसिस था बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो मतलब वहां पर हम लोग 3 डिग्री कार्बोकटायन फॉर्म कर रहे थे, ठीक है, वहां पे हम लोग 3 डिग्री कार्बोकटायन फॉर्म कर रहे थे, और मैं कह रहा था कि भैया 1 डिग्री कार्बोकटायन जल्दी बनता नहीं है, तो मतलब 1 डिग्री SN1 रिएक्शन नहीं करता था। तो 1 डिग्री कौन सा रिएक्शन करेगा बच्चों, SN2 रिएक्शन करेगा। दैट्स वाई यहां पे सिर्फ मिथाइल ब्रोमाइड है, मतलब आपका CH3Br, CH3Br भी ले सकते हो, या फिर आप 1 डिग्री भी ले सकते हो। 1 डिग्री मतलब क्या, इससे आपको एक और कोई CH3 ग्रुप अटैच कर दो, इसको CH2 बना दो, यहां से एक और कोई CH3 ग्रुप अटैच कर दो, सही है। तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, इसके अंदर भी आपका SN1 रिएक्शन हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भैया कैसे आपका SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। तो मैकेनिज्म देखने से पहले जनरली हम लोग रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है, कि आखिरकार रिएक्शंस कैसे हो रही है। ध्यान से देखो, SN2 मैकेनिज्म, ओके। एक और बात, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो SN2 को ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे बच्चे लिख देते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, आपको बड़ा S लिखना है, नीचे N लिखना है, और यहां पे 2 लिखना है। तो दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग SN2, ओके। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे आपको ध्यान देनी है, इससे आपके मार्क्स बचेंगे, ठीक है। अब रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, कौन सा कलर ले, चलो रिएक्शन क्या है। रिएक्शन में है बच्चों हमारे पास एक आपका मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, या फिर इसे आप ब्रोमोमीथेन भी कह सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन में भी क्वेश्चन में भी हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन, तो ब्रोमोमीथेन IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, ये आपका कॉमन नॉमेनक्लेचर हो गया, सही है। तो कोई भी नाम दे सकते हैं, बट आपका दिमाग चलना चाहिए कि कौन से रिएक्शंस यहाँ पे आएंगे। अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड दिया तो दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया बच्चों, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर ब्रोमोमीथेन, सही है, या फिर इसी को ही आप क्या लिख सकते हो, मिथाइल ब्रोमाइड, सही है। अब ये है बच्चों आपका सबस्ट्रेट,
ये है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। तो जब आप अपने सबस्ट्रेट को रिएक्ट करोगे किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, मान लो मेरा न्यूक्लियोफाइल है OH, ठीक है, मान लो मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है OH, सही है। ये OH कहां से आया होगा? वाटर से आया होगा। वाटर होता है ना HOH, वाटर क्या होता है HOH, जहां पे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है के पास, सही है। सो यहां से हमारा ये OH आया हुआ है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर हमें एक सॉल्वेंट यूज करना है, याद है SN1 मैकेनिज्म में हमने एक सॉल्वेंट यूज किया था, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, याद है, वहां पे हम लोगों ने एक सॉल्वेंट यूज किया था, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। उसका यूज था वहां पे, उसका क्या यूज था, मैंने आपको बताया था कि जब कार्बोकैटायन बनता था और वहां से उसका ब्रोमीन निकलता था, तो वो ब्रोमीन वापस अटैक करना चाहता था, सही है। तो वो वापस अटैक ना करे उस टाइम पर वो जो प्रोटिक सॉल्वेंट थे ना, वो जो प्रोटिक सॉल्वेंट थे वो क्या करते थे, उस ब्रोमीन को ऐसे घेरा बना के पकड़ लेते थे, जिसके वजह से वो ब्रोमीन वापस जाके उस कार्बोकैटायन के साथ रिएक्शन ना कर पाए और OH रिएक्शन करे। सही बात है ना, मैंने वहां पे बताया था ना आप लोग को, सही है। तो वो था पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार का फंक्शन क्या था, पोलार के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो वो क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो बॉन्ड तो हमें यहां पर भी ब्रेक करना है, बॉन्ड तो भैया हमें यहां पर भी ब्रेक करना है, पर यहां पर बच्चों हम लोग इस Br को ऐसे निकाल कर यहां पर कार्बोकैटायन हम नहीं बना सकते। मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा क्यों, बिकॉज जो आपका मिथिल कार्बोकैटायन है, मान लो ये जो कार्बोकैटायन है CH3 प्लस, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है बच्चों, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये जल्दी नहीं बनता, ये जल्दी बिल्कुल भी नहीं बनता, क्लियर है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए हम यहां पर ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, सही है। अगर कार्बोकैटायन बन जाता तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था, पर अभी SN1 मैकेनिज्म नहीं फॉलो होगा, बिकॉज इस मिथाइल ब्रोमाइड में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, सही है। और इसका रीजन भी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको दिया हुआ है, क्यों भैया इसके अंदर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, क्योंकि जब इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के लिए इसके आसपास कोई कार्बन होता ही नहीं है। वहां पे टर्शरी ब्यूटेल ब्रोमाइड में क्या था कि 3 कार्बन उस सेंट्रल कार्बन से जुड़े हुए थे, याद है, एक बीच में कार्बन था, यहां 3 कार्बन थे, सही है। तो वो 3 कार्बन उस सेंट्रल कार्बन से जुड़े हुए थे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो वो 3 के 3 कार्बन क्या करते थे, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस बीच वाले कार्बन की तरफ पुश करते थे, सही है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बीच वाले कार्बन की तरफ पुश करते थे, जिसकी वजह से वो कंपाउंड थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता था। पर यहां पर ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि यहां पर ये किसी कार्बन से जुड़ा ही नहीं हुआ, तो यहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। इन SN2 मैकेनिज्म नो कार्बोकैटायन विल फॉर्म, नो कार्बोकैटायन विल फॉर्म, सही बात है। तो मतलब अगर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, तो मतलब मुझे इस Br को निकाल कर CH से सराउंड करने की जरूरत भी नहीं है, तो मतलब मैं यहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करूंगा, यहां पर बच्चों मैं प्रोटिक सॉल्वेंट कभी भी यूज नहीं करूंगा। यहां पर जो सॉल्वेंट यूज होता है बच्चों वो होता है पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का उल्टा होता है एप्रोटिक, जिसके अंदर हाइड्रोजन ना हो, जिसके अंदर हाइड्रोजन ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार अभी भी हम लोग ने लिया है, पोलार अभी भी हम लोग ने लिया है, क्यों अभी हम लोग ने पोलार लिया है बच्चों, क्योंकि हमें इस बॉन्ड को अभी भी ब्रेक करना है, तभी तो भैया यहाँ से OH यहाँ पे अटैक करेगा, तभी तो ये OH यहाँ पे अटैक करेगा, और तभी तो यहाँ पे आपका CH3OH बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी योर CH3OH एंड योर Br विल बी रिमूव्ड एज लिविंग ग्रुप, सही है। तो ये है बच्चों आपका लिविंग ग्रुप। अच्छा, ये भी मैंने आप लोग को शायद नहीं बताया था, दिस Br इज नोन एज लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब क्या, जो निकल जाने वाला है, जो बाहर निकलने वाला। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो भी चीज एट द एंड बाहर निकल जाती है उसे हम लोग कहते हैं लिविंग ग्रुप, और जो यहां पर अटैक कर रहा है दिस इज नॉन एज रिएजेंट, और यू कैन से न्यूक्लियोफाइल। तो ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल, सही है। यहां पे क्या बन गया, दिस इज अवर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, मीथेनॉल, और यू कैन से मिथाइल अल्कोहल, सही है। तो यू कैन से इट इज अ मीथेनॉल
और यू कैन से इट इज मिथाइल अल्कोहल, और यहां से ब्रोमीन आपका बाहर निकल गया। ये जो मिथेनॉल है दिस इज योर प्रोडक्ट। ये सब लिखना है आपको भी रिएक्शन में, जब आप एग्जाम दोगे ना तब आपको ये सब लिखना है दैट दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ये आपको लिखना है। नाउ दिस इज द जनरल रिएक्शन। ये है बच्चों हमारी जनरल रिएक्शन किसकी, आपके SN2 मैकेनिज्म की, आपके SN2 मैकेनिज्म की। सही है। अब अगर मैं रेट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं रेट की बात करूं तो जैसा मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि यहां पे जो रेट है वो दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो, यहां पर जो रेट है वो क्या है बच्चों, आपके दोनों ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। या फिर एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, इसको रहने दो, पहले हम लोग मैकेनिज्म सीखते हैं, उसके बाद में तुम लोग को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग मैकेनिज्म करेंगे, उसके बाद हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बातें करेंगे। सही है, समझ में आ गया। तो एग्जाम में कैसे लिखना है आप लोग को समझ में आ गया। पहले आप SN2 को समझाओगे, SN2 क्या होता है, उसका फुल फॉर्म लिखोगे, रेट बताओगे, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वो बताओगे। उसके बाद आपको इस रिएक्शन को लिखना है जहां पर आप पूरा का पूरा शो करोगे कि दिस इज योर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का आपको नाम लिखना है, उसमें कौन सा लिविंग ग्रुप है वो आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है। ऐसे नहीं खिचड़ी पकाना है मेरे साथ कि इसे मार्क करके ऊपर लिविंग ग्रुप लगा दो, ऐसा नहीं, ये सब आपको लिखना है। एंड जो भी चीज आपको समझानी है वो किसके अंदर समझाओगे आप, आपके स्टेटमेंट में। सही है। अब उसके बाद बच्चों ये रिएक्शन लिखने के बाद आपको इस रिएक्शन का 4 पॉइंट का स्टेटमेंट लिखना है, 4 लाइन का स्टेटमेंट। कैसे लिखोगे आप, इन दिस रिएक्शन या फिर इन SN2 रिएक्शन व्हेन योर ब्रोमोमीथेन, ठीक है, ब्रोमोमीथेन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल आयन। किसके साथ बच्चों, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो कि क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। इन द प्रेजेंस ऑफ पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट में प्रेजेंट है ये, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट इज एक्ट एज अ रिएजेंट, और कह सकते हो आप कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सही है। सो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वी गॉट मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, आप स्टेटमेंट में ना कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों डाल दो, ऐसे लिख दो मिथेनॉल और करके लिख दो आपका मिथाइल अल्कोहल। इससे क्या होगा पता है, इससे आपका स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाएंगे। सही है, तो स्टेटमेंट जितना बड़ा दिखता है उतना अच्छा रहता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इससे आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सो मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। सही है, तो ये स्टेटमेंट लिख लोगे आप सभी लोग, एकदम ईजी है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। सही है। सो इन SN2 मैकेनिज्म, इन SN2 रिएक्शन when bromomethane or methyl bromide is react with a nucleophile which is hydroxyl ion is going to react in the presence of polar aprotic solvent, then methanol or methyl alcohol obtain as a product and bromine will remove as a byproduct। सही है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके आधे मार्क्स वहीं पे कट हो जाएंगे। 3 मार्क्स के लिए आता है ये, समझ रहे हो, तो आपके आधे मार्क्स वहीं पे कट हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, चलेगा। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन फंडा है बच्चों वो है मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो हमारी मेन चीज है दैट इज नोन एज योर मैकेनिज्म। अब हमको समझना है बच्चों कि आखिरकार इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्या होता है इसका मैकेनिज्म में। अब देखो, याद करो SN1 जब मैंने तुम लोग को पढ़ाया था तो मैंने बताया था SN1 जो है बच्चों आपका, वो आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म था। सबसे पहले स्टेप में क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनता था, एक आपका जो ब्रोमीन है वो निकल जाता था और आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता था। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो रहा था वहां पे चीजें कि आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था कार्बोकैटायन पे, प्लस वाले चार्ज पे। सही है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, फिर आपका प्रोडक्ट बनता था। अब यहां पर कार्बोकैटायन बनने की गुंजाइश नहीं है, यहां पर आप कार्बोकैटायन नहीं बना सकते बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज वेरी वेरी अनस्टेबल। सही है, तो क्या होगा यहां पे, क्या होगा यहां पे, यहां पे होगा बच्चों आपका जो मैकेनिज्म होगा दिस विल बिकम अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, समझ रहे हो। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है ये बच्चों सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, यहां पर कोई भी 2 स्टेप आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या होगा। मान लो दिस इज योर H, दिस इज योर H, दिस इज योर H एंड दिस इज योर Br, यही था अपना। दिस इज योर मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल
ब्रोमाइड, सही है। जब ये रिएक्ट करेगा बच्चों, जब ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ OH, इन द प्रेजेंस ऑफ OH, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे मैकेनिज्म में। ऐसा यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही मान लो अगर यहाँ से Br निकल गया और अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बना भी तो इट इज वेरी अनस्टेबल कार्बोकैटायन, और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, जो कि सही चीज नहीं है। तो भैया कार्बोकैटायन यहाँ पे नहीं बनेगा, कार्बोकैटायन बनने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये करते हैं बच्चों। एक तरीका तो ये हमारे पास है, एक तरीका ये हमारे पास है कि Br निकालो OH को डाल दो, पर ये नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज यहां से हम Br को निकाल ही नहीं सकते। Br को निकाला तो कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि पहले हम लोग OH को यहां पे अटैच कर दे। पहला दूसरा तरीका क्या है कि पहले हम लोग क्या कर देते, OH को यहां पे अटैच कर देते, ठीक है, OH को अटैच कर देंगे और उसके बाद इस Br को बाहर निकालेंगे। वो भी बेकार सिचुएशन है बच्चों, वहां पर भी नहीं, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसकी वैलेंसी ही 4 है। जब उसकी वैलेंसी ही 4 है तो वो 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि पहला स्टेप क्या था, पहला हम लोग कंडीशन क्या था कि पहले इसको निकाल लो फिर ऐड कर लो, नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन क्या है कि पहले इसको लगा दो उसके बाद इसको निकालो, वो भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर रिमूवल ऑफ ब्रोमीन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्या बोला मैंने इतना बोला कि आप अकेले Br को नहीं निकाल सकते, OH को ऐड कर सकते, ये स्टेप आप नहीं कर सकते। या फिर आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप पहले OH को लगा दो बाद में Br को निकालो, ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे पेंटावेलेंट हो जाएगा, कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होता, सही है। इसके पास 5 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग काम करेंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस OH को लगाएंगे, सही है, इस OH को इसके पास लेकर आएंगे। जैसे जैसे OH लगेगा वैसे वैसे Br निकलेगा, जैसे जैसे OH लगेगा वैसे वैसे Br निकलेगा, समझ लो। तो हम लोग इसको साइमल्टेनियसली करेंगे, रिमूवल ऑफ Br एंड एडिशन ऑफ OH टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लो, जैसे मान लो आपको कोई दोस्त होगा, ठीक है, आपको कोई दोस्त होगा और आप उस पर भरोसा नहीं करते, सही है। तो आपका दोस्त बोलेगा कि यार 5 रुपए दे, मैं तेरे को ना ये वाला एक मस्त सी चीज ला के देता हूँ। तो आप बोलोगे नहीं भाई मेरे को तेरे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आपका दोस्त बोलेगा अरे भाई दे ना यार, भरोसा तो कर मेरे ऊपर, तू मेरे को 5 रुपए दे, मैं तेरे को ये चीज देता हूँ, सही है। तो आप बोलोगे हम ऐसा नहीं करेंगे, तू एक काम कर, तू एक हाथ से दे और एक हाथ से ले, समझ रहे हो, ठीक है। ना मेरा तेरे ऊपर भरोसा टूटेगा, ना तेरा मेरे ऊपर भरोसा टूटेगा, तू एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। उसी तरीके से बच्चों यहां पर भी है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो यहां पर बच्चों ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली होंगी, सही है। और जैसे ये चीजें साइमल्टेनियसली होंगे ना, आपका जो ये जो बीच वाला कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये प्लेनार के अंदर अरेंज हो जाता है। तो 2 तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बताता हूँ मैं आप लोग को, यहाँ बताता हूँ मैं क्या हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट को हमेशा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाइएगा, ये आपका H, ये आपका H और ये आपका H, सही है। अब ये आ गया प्लेनार पोजीशन पे, 2 पोजीशन इसकी खाली होती है, मतलब 2 पोजीशन खाली है, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो सपोज कर लो कि ऊपर आपका लगा हुआ है, ऊपर आपका लगा हुआ है OH, तो OH को मैं नहीं OH नहीं, ऊपर आपका लगा हुआ है Br, तो Br को मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया, सही है। तो आपका जो Br है वो एक एक करके लगा हुआ है, सही है। तो मतलब ये धीरे धीरे आपका निकल रहा है, साथ ही में एक एक करके बच्चों आपका जो OH है वो भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो कार्बन है ना बच्चों, वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन बन जाता है। क्या बन जाता है वो, पेंटा कोऑर्डिनेटेड, सही है, सही है। तो मैंने क्या बोला कि एक एक करके हम कुछ नहीं कर सकते, हमें दोनों को साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपका OH ऐड हो रहा है वैसे वैसे ही आपका Br रिमूव हो रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे आपका OH ऐड हो रहा है वैसे वैसे आपका Br क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। एंड दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि इस स्टेट में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है स्टेट में, ठीक है। और ये आपका
यहां से यहां तक आपका स्लो स्टेप होता है। तो ये आपका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सिंपल सा है, इस रिएक्शन के बाद सिंपल सा है, आपका Br यहां से निकल जाएगा और या क्या लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, आपका OH लग जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या बन जाएगा मेरा, मिथाइल अल्कोहल। सो क्या समझ में आया हमको मैकेनिज्म से, हमको मैकेनिज्म से ये समझ में आया बच्चों कि SN2 का जो मैकेनिज्म है इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, ये एक ही स्टेप का मैकेनिज्म है, यहाँ पे 2 स्टेप नहीं होगा, कार्बोकेटाइन जैसी कोई चीज यहाँ पे फॉर्म नहीं होगी, बिकॉज दिस योर मिथाइल ग्रुप इज वेरी अनस्टेबल, अगर कार्बोकेटाइन बनाने की बारी होगी तो। ठीक है, अब क्या करें, कैसे इसे निकालें, कैसे इस OH को लगाएं। 2 केस मैंने आपको बताया। पहला केस तो ये हो सकता है कि आप पहले Br को निकाल दो और उसके बाद OH को लगाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने Br को निकाला तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। दूसरा केस मैंने क्या बोला कि पहले आप OH को लगा दो उसके बाद Br को निकालो, ये भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि कार्बन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, कार्बन के पास 5 वैलेंसी नहीं है। पेंटा कोऑर्डिनेटेड हो सकता है पर पेंटावैलेंट ही नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेटेड मतलब क्या, 5 अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ, कोऑर्डिनेट करते, कोऑर्डिनेट मतलब किसी को टच कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, सही है। बट इसको अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं उसके बाद इसको निकालूं तो कुछ टाइम तो ऐसा होगा कुछ ऐसा फ्रैक्शन ऑफ टाइम होगा ना जहां पर ये दोनों के दोनों अटैच होंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, बड़ी दिक्कत की समस्या है। तो साइंटिस्टों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया इसको हम लोग साइमल्टेनियसली करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली करेंगे। तो जैसे जैसे आपका OH अटैच होगा वैसे वैसे आपका Br रिमूव होगा, जैसे जैसे आपका OH अटैच होगा वैसे वैसे आपका Br क्या होगा बच्चों, यहां से रिमूव होगा। और ये किस स्टेट में होगा, ये होगा बच्चों आपके ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, कौन से स्टेट में होगा, ये होगा आपके ट्रांजिशन स्टेट में। तो यहां पे बन जाती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। सही है, आप देखोगे इन दोनों को आपको डॉटेड लाइन से दिखाना है। सही है, इन दोनों को आपको किससे दिखाना है, डॉटेड लाइन से, जहां से धीरे धीरे आपका OH अटैच हो रहा है और Br धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहां से रिमूव हो रहा है। सही है, और यहां पर अगर आप देखो तो आपका OH मिल गया, दिस इज योर मिथाइल अल्कोहल एंड दिस इज योर सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, ये है हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं जरा रेट की, अब बात कर लेते हैं बच्चों रेट की। क्या हो बोला मैंने, इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, इसका रेट बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके इन दोनों रिएक्टेंट से। कौन दोनों रिएक्टेंट से, एक आपका मिथाइल ब्रोमाइड और एक आपका OH। ठीक है, एक आपका मिथाइल ब्रोमाइड और एक आपका OH, इन दोनों रिएक्टेंट से क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगा। याद करो, याद करो, जब आपका SN1 रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था तो जो सबसे पहला वाला स्टेप था दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, वही क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो उस कंडीशन पे वहां पे कितने रिएक्टेंट थे, जो स्टेप नंबर 1 था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, उसमें कितने रिएक्टेंट थे, एक ही रिएक्टेंट था ना, जहां पर आपका कार्बोकैटायन बन रहा था एक ही रिएक्टेंट था ना, तो वही आपका क्या था, रेट था। समझ रहे हो, वही आपका रेट का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता था। पर अगर आप देखो तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट आपका मिथाइल ब्रोमाइड और एक रिएक्टेंट आपका ये हाइड्रोनियम आयन। तो एक रिएक्टेंट ये और एक रिएक्टेंट ये हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो यहां पे कितने रिएक्टेंट हो जाएंगे, रेट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3Br एंड योर OH नेगेटिव। ठीक है, योर OH नेगेटिव। तो ये आपका रेट का कुछ फॉर्मूला बनेगा, समझ रहे हो, ये आपका रेट का क्या बनेगा, कुछ फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा एक कांस्टेंट। सही है, पढ़ते हो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, मैथ्स में पढ़ते हो, सही है। और यहाँ पे आपका OH नेगेटिव। ठीक है, एक्चुअल में नेगेटिव साइन O के ऊपर होना चाहिए, पर आपकी बुक में यही दिया तो क्या कर सकते हैं। एक्चुअल में H के ऊपर नेगेटिव साइन नहीं होता, O के ऊपर नेगेटिव साइन होता। सही है, तो दिस इज योर रेट फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका रेट का फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा गया तो भैया रेट का फॉर्मूला निकालो किसका, SN2 रिएक्शन का, तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी हैलाइड चेंज हो सकता है। सही है, तो आपका रेट किस पे डिपेंड करेगा, आपके
सबस्ट्रेट पे और आपके न्यूक्लियोफाइल पे। इन दोनों का रिएक्शन, इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम ज्यादा होगा तो रेट में भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। इन दोनों की अगर क्वालिटी चेंज होगी, मतलब कोई और टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा तो उससे भी रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो इसका रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो रेट भी क्या हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। आई होप बच्चों आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने अभी तक आप लोग को बताई है। अब जरा बात करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। लेट्स टॉक अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ते भी जा रहे हैं और इसको हम लोग SN1 से कंपेयर भी करते जा रहे हैं, सही है। हम लोग SN1 के साथ साथ कंपेयर कर रहे थे ना कि अच्छा वहां पे ऐसा था तो यहाँ पे ये है, वहां पे ऐसा था तो यहाँ पे। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। अब देखो, याद करो SN1 में, ठीक है, वापस याद करो SN1 में क्या था। SN1 का, इसलिए SN1 पढ़ना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया था पहले भी। SN1 नहीं पढ़ोगे तो SN2 नहीं समझ में आएगी, ठीक है। याद करो SN1 में मैंने क्या बोला था, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या था कि जो आपका OH एटम था वो दोनों जगह से अटैक करता था। आपका फ्रंट साइड अटैक भी करता था, आपका बैक साइड अटैक भी करता था, दोनों जगह से। क्यों? क्योंकि आपका Br बाहर निकल जाता था, जो ब्रोमीन आयन है वो बाहर निकल जाता था, उसको प्रोटॉन पकड़ लेते थे। तो भैया आपका जो OH है उसके लिए दोनों स्पेस खाली है, चाहे वो फ्रंट साइड से अटैक कर ले चाहे वो बैक साइड से अटैक कर ले, और वहां पे रेसमिक मिक्सचर मिलता था। हालांकि वो कंप्लीटली रेसमिक नहीं था, मैंने आपको बताया था ना कि वो कंप्लीटली 50-50% इक्विमोलार नहीं होते, पर कोई बात नहीं, आपके बुक में दिया है तो हम लोग उसको रेसमिक मिक्सचर मान लेते हैं। वहां पे रेसमिक मिक्सचर बन रहा था, पर यहां पर ऐसा नहीं होगा। इस केस में कभी भी आपको रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा, कभी भी आपको रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के दोनों प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों? बात सुनो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। क्या था अभी मैकेनिज्म में हम लोग ने पढ़ा, मैंने आपको बताया बच्चों, एक H, 2H, 3H और यहां लगा था बच्चों Br, सही है। जब ये रिएक्ट किया किसके साथ, आपके OH के साथ रिएक्ट किया बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, ठीक है। दोनों चीजें क्या हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं। एडिशन ऑफ OH ग्रुप, रिमूवल ऑफ Br ग्रुप एक साथ हो रहा है, सही है। तो अगर आप इन दोनों को हटा दो तो कार्बन आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। क्या कार्बन आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये एक प्लेनार है, प्लेनार में अरेंज हो जाएगा ना, प्लेनार में अरेंज हो जाएगा। दिस इज योर वन प्लेन, सही है। अब इस प्लेन में दो जगह खाली है, प्लेन में दो जगह खाली है, या तो फ्रंट साइड से या तो बैक साइड से। एक ये वाला स्पेस खाली है और एक ये वाला स्पेस खाली है। तो सपोज करो बच्चों कि आपका जो Br है वो यहां पे लगा हुआ था पहले से। सपोज करो कि आपका जो Br है वो फ्रंट साइड से लगा हुआ था। तो अगर ये साइमल्टेनियस चीजें हो रही हैं, मतलब आपका Br रिमूव हो रहा है और OH ऐड हो रहा है, तो क्या आपका OH इस Br के साइड से ही ऐड होगा? क्या आपका OH इस साइड से ऐड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर OH यहां पर गलती से भी आ गया, अगर OH बच्चों यहां पर गलती से भी आ गया, अब Br भी नेगेटिव है, OH भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए इस साइड से यहां पे कभी भी अटैक नहीं होता। फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल इन SN2 मैकेनिज्म, समझ रहे हो। SN2 के अंदर कभी भी फ्रंट साइड से अटैक नहीं देखने के लिए मिलता बच्चों। हमेशा कहां से अटैक देखने मिलेगा इसको, दूसरे साइड से, क्योंकि यहां से इसको कोई भी रिपल्शन देखने के लिए नहीं मिलता। इस रिपल्शन का एक नाम है, इसे हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब क्या, किसी चीज को हिंडर करना, दूर करना, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अगर ये नेगेटिव, Br इज ऑल्सो नेगेटिव चार्ज, तो इसका कुछ एरिया होगा, कुछ एक मैग्नेटिक एरिया होगा, समझ रहे हो, ठीक है, जहां पर ये क्या कर सकता है, चीजों को अपने कंट्रोल में ला सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है। तो जब OH आपका बच्चों उस एरिया में एंटर करता है, अगर OH आपका उस एरिया में एंटर करता है तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के नेगेटिव चार्ज के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस देखने के लिए मिलता है। तभी आपका OH SN2 में इस तरफ से अटैक नहीं कर सकता, जैसे SN1 में हो रहा था। SN1 में कहीं से भी अटैक हो रहा था तो वहां पे रेसमिक मिक्सचर मिल रहा था, यहां पे रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। यहां पर बच्चों आपका जो OH मॉलिक्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, ये सिर्फ यहीं से अटैक करेगा, समझ रहे हो। तो ओनली यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखते हैं, ओनली बैक साइड
अटैक इज पॉसिबल, अटैक इज पॉसिबल। तो मतलब अगर स्ट्रक्चर इस तरीके का था तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिखाओ यहाँ पे बना के। अगर बच्चों आपका प्रोडक्ट जो है वो इस आपका जो रिएक्टेंट जो है अगर वो इस तरीके का था तो आफ्टर रिएक्शन आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, H और नीचे साइड क्या लगा हुआ होगा, OH मिलेगा। ठीक है, नीचे साइड क्या लगा हुआ होगा, वो आपका OH कभी भी आपका फ्रंट साइड से नहीं आएगा। समझ रहे हो। तो यहां पर बच्चों आपका रिटेंशन नहीं होता, यहां पर कभी भी रिटेंशन नहीं होता, यहां पर बच्चों हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन। ठीक है, यहां पर हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन आप लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हमेशा क्या देखने के लिए मिलता है, इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, हमेशा आपका जो Br है वो ऊपर साइड है तो ये हमेशा यहां से OH को अटैक करने ही नहीं देगा, हिंडर करेगा उसको। तो हमेशा OH कहां से अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करेगा, इसीलिए हमेशा आपको प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्टेड मिलेगा, इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। सही है, इस इन्वर्जन का एक नाम दिया आपके बुक में जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, वॉल्डेन इन्वर्जन। सही है, तो हमेशा आपको रिटेंशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है आपके SN2 मैकेनिज्म में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ऐड करना, कभी भी यहां पर रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा, नो रेसिमिक मिक्सचर कभी नहीं मिलेगा आपको। सही है, क्योंकि हमेशा क्या मिलेगा आपको, इन्वर्जन। ठीक है, अब क्या 100% प्रोडक्ट इन्वर्जन मिलेगा क्या, ये भी एक सवाल है। क्या 100% प्रोडक्ट आपको ऐसा ही मिलेगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 100% कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ना मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट, तो जो मेजर मिलेगा वो आपको इन्वर्टेड मिलेगा, पर कुछ यहां से भी आपको मिल सकता है। समझ लो, तो ज्यादा नहीं होता, वो 5-10% ही होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिला है वो इन्वर्जन से मिला है। और अगर आपका 5-10% ही है तो कभी भी आपका जो सोल्यूशन है वो इक्विमोलार नहीं हो पाएगा। अगर आपका सोल्यूशन इक्विमोलार नहीं है तो वो रेसिमाइजेशन नहीं हो पाएगा, रेसिमिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, सो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा SN2 मैकेनिज्म, समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जरूर से ले लीजिए। ठीक है, ये लेना है स्क्रीनशॉट मैकेनिज्म का, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, हमारे कुछ टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, जैसा फैक्टर अफेक्टिंग SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। लास्ट वाला जो SN1 मैकेनिज्म था उसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे थे, पर इसको तीनों के तीनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है बच्चों नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबसे पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब क्या है, जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब देखो ये लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था वही है, जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था वही है। जैसे मान लो यहाँ पे एक 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, CH3 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 और मान लो यहाँ पे Br, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बन। सही है, वही यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक 2 डिग्री कार्बन है मान लो, दिस नो जाना चाहिए, तो दिस इज 2 डिग्री कार्बन। सही है, यहाँ पे मान लो 1 डिग्री कार्बन है, CH3 CH2 Br, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। मान लो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, CH3 Br, दिस इज मिथाइल कार्बन। सही है, तो 3 प्रकार के कार्बन है, एक आपका 3 डिग्री, एक आपका 2 डिग्री, एक आपका 1 डिग्री और एक आपका मिथाइल कार्बन। सही बात है, सही बात है। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब हम लोग लास्ट वाला लेक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पर जो SN1 रिएक्शन हो रही थी वो 3 डिग्री में हो रही थी। सही है, तो SN1 रिएक्शन जब अगर इस साइड से इस साइड आप जा रहे थे तो SN1 रिएक्शन कम हो रही थी। तो मतलब अगर आप 3 डिग्री में देखोगे तो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन, 2 डिग्री में देखोगे तो उससे कम उससे कम उससे कम ऐसे हो रहा था। पर अगर मैं SN2 की बात करूं तो बच्चों SN2 में सबसे ज्यादा SN2 किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, आपके CH3Br यानी मिथाइल ग्रुप में। फिर आपको SN2 देखने मिलती है थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम इसके अंदर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में आपको SN2 बहुत ही कम मिलेगी
और फिर टर्शरी में तो SN2 होती ही नहीं है, समझ रहे हो। तो SN2 का ऑर्डर कैसा है, इस तरीके का है, दिस इज, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा SN2 कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी, इथाइल में, उससे कम फिर आपका इथाइल वाला ग्रुप, फिर उससे कम ये, और सबसे कम आपके 3 डिग्री में, समझ रहे हो। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सबस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से दिस इज योर ऑर्डर ऑफ सबस्ट्रेट। क्लियर है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट है बच्चों आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट, अब देखो ये तो एकदम सिंपल है, मैं तो आप लोगों को ऐसे ही समझा सकता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन में आपका न्यूक्लियोफाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज ये आपके रेट में भी टांग अड़ा रहा था। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आप लोग को पता ही है। न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज होते हैं बच्चों जिनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। बना के दिखाऊं, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, ये मैंने आप लोग को पहले भी समझाया है थोड़ा बहुत। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, फाइल मतलब होता है बच्चों लव, लव, सही है। एंड न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करता है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही होगी आई होप आप लोग, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज से क्यों प्यार करता है, ये इसीलिए पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है बच्चों क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको बोला था जो चीज जिसके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं है। जो चीज आपके पास है क्या आप उससे संतुष्ट हो, आपको और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ना, तभी तो पढ़ाई कर रहे हो, तभी तो आगे चल के जॉब करोगे, पैसे कमाओगे, सही है, ताकि आप अपने जरूरतों को पूरी कर सको, सही है। तो सिंपल सी बात है भैया, जो चीज जिसके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं है। जितना भी अमीर से अमीर आदमी है ना, वो सोचता है कि मैं भैया मैं और अमीर कैसे हो जाऊं, और अमीर कैसे हो जाऊं, समझ रहे हो। जो नंबर 2 पे जो अमीर आदमी होगा दुनिया में, वो सोचता होगा कि मैं नंबर 1 पे क्यों नहीं हूं। तो हमेशा वो आदमी कुछ ना कुछ चाहता ही है, उसकी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। तो उसी तरीके से भैया हमारा ये कंपाउंड भी है, ये इसके पास है नेगेटिव चार्ज। इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। वाई नेगेटिव चार्ज, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल बियर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हमेशा ये चाहता है, ये ढूंढता है किसको, आपके इलेक्ट्रोफाइल को, मतलब आपके पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज को, ताकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके और उसके साथ बॉन्ड बना के स्टेबल हो सके, समझ रहे हो। तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। अब अगर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छे से वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो आपकी SN2 मैकेनिज्म अच्छी होगी, ज्यादा फास्ट होगी, रेट ज्यादा होगा। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल कम होगा, बेकार होगा, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पा रहा होगा, तो आपका SN2 भी क्या होगा, खराब ही होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट, जो आपके SN2 मैकेनिज्म रेट को क्या करता है, चेंज करता है। लास्ट है बच्चों सॉल्वेंट पोलैरिटी। अब सॉल्वेंट पोलैरिटी में कुछ नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग ने क्या देखा था SN1 रिएक्शन में, कि अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक होगा तो SN1 मैकेनिज्म ज्यादा होगा, पर यहां पर ठीक उसका उल्टा है। अगर आपका सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होगा तो SN2 मैकेनिज्म कम हो जाएगा, सही है। तो इसीलिए हमें यहां पर कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है, कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है बच्चों, पोलर ए प्रोटिक। अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो आपका SN2 मैकेनिज्म ज्यादा अच्छा होगा, और इन तीनों के वजह से आपका रेट क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। सो दीज आर 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। समझ में आ गई बात। आई होप बच्चों आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई हो। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हमारा जो SN2 रिएक्शन है, इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वाले लेक्चर में इसके आगे के जितने भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो वुड सिंथेसिस है, आगे के जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसकी हम लोग बात करेंगे अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर, सही है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर है जो पसंद आया होगा, सही है, ठीक है। अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को जरूर से शेयर करना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को अगर आप नए हो तो, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे ही हम कोई दूसरा वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है, चलेगा बच्चों। तो बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ख्याल रखना अपना, ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडी।